मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, माताओं और बहनों, नौजवान किसान और छात्रों, आदि देवतुल्य सम्मानित जनता, आप सब से मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अथवा इस आधुनिक युग में भारत के महायुग पुरुष जिन्होंने हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी और अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे जीवन काल को संघर्ष तप त्याग बलिदान में व्यतीत कर दिया हमारे और आपके हक अधिकार के लिए, ऐसे महापुरुष जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार ए बी रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, मान्यवर काशीराम जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अथवा नारी को सम्मान, गाधे को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूरदान, भारत को संविधान और गरीबों को मतदान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मेरे मित्रों, आज यह देखेंगे चुनावी का माहौल है, विधानसभा के चुनाव का माहौल है, मुख्यमंत्री बनाने का माहौल है, मतलब उत्तर प्रदेश का राजा चुनने का माहौल है। उत्तर प्रदेश का राजा कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश शासन सत्ता की कुर्सी किसके हाथों में होगी। हम आप यह जानते हैं मित्रों, देश का राजा और समाज का गुरु ये कोई साधारण नहीं होता, बहुत असाधारण होता है। इनसे विकास और विनाश, प्रलय सब इनसे ही होती है, इनसे शुरू होता है, इनसे हमारा देश आगे जाता है, इनसे हमारा समाज आगे जाता है। और इनको चुनने के लिए हमारा आपका अधिकार है, जनता का अधिकार है, हमारे आपका मत का अधिकार है। हम आप इनको मत देंगे, अपना वोट देंगे, बहुमूल्य वोट देंगे, ये देश की शासन सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, विधायक बनेंगे, एमएलए एमपी बनेंगे। देश की शासन सत्ता की ढांचा को चलाने, संवारने और फैसला लेने में हम सब का अधिकार है। यह फंडामेंटल राइट है मित्रों, कॉन्स्टिट्यूशन का एक हमारा आपका मौलिक अधिकार है, दिलाया गया है। लेकिन सबसे पहले मित्रों हम यह जान लेते हैं कि आज हमारे पढ़े लिखे नवयुवक तमाम वैसे भी लोगों को यह नहीं पता होगा कि हमको वोट का अधिकार, हमारा मत का अधिकार ये कैसे मिला और क्यों मिला, इसका रीज़न क्या है। बहुत लोग नहीं जानते मेरे मित्रों। यदि अगर इसका असल वास्तव में जानते इसका महत्व, तो आज मैं देख रहा हूँ थोड़े अनाज में, थोड़े वस्त्र में, चंद कौड़ियों में, थोड़े प्रलोभन में ये अपने मत को, अपने वोटों को बेच देते हैं। बेचने के बाद आने वाले भविष्य को कोसते हैं, जबकि मेरे मित्रों यह संवैधानिक रूप से यह गलत है। वोट को बेचना, वोट को खरीदना दोनों संवैधानिक रूप से जुर्म करार करती है संविधान इसको। हम पहले देखते मित्रों हमको वोट देने का अधिकार मिला कैसे और कौन दिलाया, इसका मेन मकसद क्या था, इससे हमारे जीवन में हमें किस ढंग से हम लाभान्वित होते हैं अपने मतों से। दोस्त, हमारा मत हमारे भारत देश के लोकतंत्र का मूलभूत आधार है, हमारा मतदान। ये वोट का अधिकार मेरे मित्रों ऐसा है, हमारा वोट हो या आपका वोट हो, गरीब को हो या अमीर को हो, ब्राह्मण को हो, वैश्य हो, क्षत्रिय शूद्र हो, सबका वोट एक बराबर है। अमीर हो या गरीब हो, जितने वोट के बराबर की वैल्यू अमीर धीरू भाई अंबानी की होगी, उतनी वोट की वैल्यू एक गरीब इंसान की होगी। और वोट का अर्थ ऐसा होता है मेरे मित्रों, जैसे रक्त और मत दोनों का समान अधिकार है। जैसे छुआछूत भेदभाव में, गरीबी अमीरी के भेदभाव में अमानवीयता का शिकार बनाए हुए कुछ लोगों, यह समझना चाहिए, जानना चाहिए हमें और आपको, यह भी जान लेना चाहिए। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में बीमार होता है, त्रस्तग्रस्त रहता है, उसको ब्लड की मांग होती है, जब उससे ब्लड चढ़ाया जाता है तो वह ब्लड में डिमांड नहीं होता है हमें ब्राह्मण के चाहिए, क्षत्रिय चाहिए, वैश्य चाहिए हमें, या यादव चाहिए, मुस्लिम, किसका भी चाहिए। रक्त का कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं होता है, किसी का रक्त किसी के भी शरीर में कार्य करता है। उसी प्रकार यह मत है, मत चाहे अमीर को हो, चाहे गरीब के, चाहे छुआछूत, दलित, पिछड़ा, सबका मत एक बराबर होता है। हर नागरिक का एक मत जो होता है कुर्सी का हार जीत का निर्णय तय करता है। इतना बड़ा वैल्यू है। लेकिन ये वोट का अधिकार मिला कैसे मेरे मित्रों, आप यह जानते हैं, जरा इसके बारे में लोग करते हैं। हमें पहले वोट देने का अधिकार नहीं था,
चूँकि हमें पहले हमारा देश आज़ादी से पहले मनुस्मृति से चलता था, मनुवाद से चलता था, तो इसमें 4 वर्ण, 4 धाम, 4 बलि, 4 यज्ञ इसमें बनाए गए थे मेरे मित्रों। और अनेकों ग्रंथ निजी स्वार्थों के लिए बनाए गए थे, जो हमें आपको गुलामी की ओर ले जाते थे, गुलामी की जंजीरों में हम आप जकड़े थे। ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जो हमको मानसिक रूप से गुलाम बनाए थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, और आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक हर क्षेत्रों में हम आप नाकामयाब थे। तो ये वोट का अधिकार हमें सन 1932 में गोल मेज के सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मताधिकार का आंदोलन करके अपनी ज़िंदगी और जवानी लगा दी। संघर्ष, बलिदान, तप त्याग के बदौलत हमें आपको मत अधिकार देने का अधिकार लेकर बाबा साहब। इसके पहले हमें आपका मत का अधिकार नहीं था मेरे मित्रों, हम आप शूद्र समझे जाते थे। आज भी हम आप शूद्र समझे जाते हैं। मनुवाद की भाषा में, मनुस्मृति में हम आप शूद्र समझे जाते हैं। यहाँ तक कि तुलसी रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे ने वो भी लिखे हैं कि हम और आप जो हैं कि ये सब लोग शूद्र हैं, छुआछूत हैं, पापी कौमें हैं। यहाँ तक कि चौपाइयाँ लिखी हैं, जिसका मैं आगे आपको चौपाइयों का उल्लेख करूँगा और उसका अर्थ का विवरण आपके सामने दूंगा मेरे मित्रों। तो बाबा साहब जब वोट का अधिकार लेके आए यहाँ पर भारत में, वापस लौटे स्वदेश, तो उनका जगह जगह स्वागत समारोह होने लगा, उनका मीटिंग सभाएं होने लगी। तो बाबा साहब ने स्पीच में कहा था, ये हमारे जिनको अभी आज तक पापी कौमें बना, हमारे कमेरा समाज के लोग, हमारे दलित पिछड़े लोग, गरीब लोग, जाइए आप अपने दीवारों पर लिख दीजिए, आज से मैं आप सबको हुक्मरान बना दिया हूँ। हुकूमत कौमें बन गए आप, अब हुकूमत इस देश पे आपकी होगी, आप इस देश के राजा होंगे। मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा के पेट से पैदा हुआ बच्चा राजा होता था, राजा की संतान ही राजा होती थी। मगर संविधान लगा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के बना करके हमें यह लोकतंत्र कायम हो, गणराज्य हो गया। जब से गणराज्य हुआ तब से जनता राजा हो गई। जनता जिसको चाहे उसको राजा बनाए, जिसको चाहे उसको प्रजा बनाए, ये सब जनता के हाथ में। मत हमारा वोट इतना बहुमूल्य है मेरे मित्रों, वोट की बहुत बड़ी ताकत है, वोट की बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग, युवा वर्ग के लोग, कलम युग के लोग अपने मत को, इस अपने मत के ताकत को समझ नहीं पाते हैं। आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, इसका इतना बड़ा अधिकार है। आज हम आप मित्र देखते हैं, क्या इस मत अधिकार का हमें लाभ मिल रहा है? बाबा साहब जो संघर्ष किया, जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, बाबा साहब जेल गए, बाबा साहब को सिर्फ फोड़ा गया, पानी पीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, तमाम फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में हमें दर्ज है, उसमें अनुशंसा की गई है। क्या ऐसा हमें होता है? जैसे मित्रों हम आप यह देखते हैं, इंसान के जीवन में समय और समझ दोनों एक साथ नहीं होती है मेरे मित्रों। ये बहुत सोचने समझने की बात है, ज़रा गौर से सोचिए। समय होती तो समझ नहीं, समझ आती है तो समय नहीं। लेकिन मित्रों ये चुनाव का दौर है, मुख्यमंत्री चुनाव का दौर है, समय आया है। अब हमें और आपको समझने की आवश्यकता है, कौन सी पार्टी, कौन सा सियासी दल, कौन सा मुख्यमंत्री हमारे हित में कार्य करता है, हमारे मानवीय मूल्यों को लड़ाई करता है, हमारे मानवीय मूल्य हमें देता है। और इस देश को जो भारत का संविधान बनाया गया, जो प्रावधान बनाया गया है, संविधान के अधीन कानून बना करके हमें लाभान्वित करता है चारों क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक में। हमें और आपको यह देखना है। जैसे मित्रों आप सबसे हमारा यह अनुरोध है, आप सबसे हमारी यह अपील है, आप सबसे हमारा यह गुजारिश है कि जो पार्टी, जो सियासी दल, जो संघ, जो संगठन, जो नेता, जो व्यक्ति, जो व्यवस्था शोषण पर आधारित हो और मानवीय मूल्यों के खिलाफ हो, ऐसे पार्टी को, ऐसे दल को मेरे मित्रों कभी अपना यह मत कभी मत करना, अपना वोट कभी मत करना मेरे मित्रों। आप छोटे प्रलोभन में आप मत घूमिए, आने वाले बच्चे आपके बेरोजगार होंगे, आप हर हक अधिकारों से वंचित किए जाओगे मेरे मित्रों। ये ज़रा ध्यान दीजिए। जो अपने हक अधिकार की बात करता है, जो संविधान के अधीन जो पार्टी कानून बनाकर हमें आपको लाभान्वित करती है, उस पार्टी को हमें आपको मत करना है।
आप हिंदू मुस्लिम में मत आइए, मंदिर मस्जिद में मत आइए, धर्म जात में मत आइए मेरे मित्रों। ये हमें और आपको वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जाता है, मंदिर मस्जिद में लड़ाया जाता है, बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं। मगर मित्रों, हमारा आपको यह दायित्व बनता है हम ऐसे प्रलोभनों में न फंस करके अपने बहुमूल्य वोट का निर्णय स्वयं बने। हम प्रलोभन में आकर के अपना निर्णय मत लीजिए मेरे मित्रों। हमारा है आपसे विनम्र निवेदन और गुजारिश है आप लोगों से। जैसे कि मेरे मित्रों, हम आप यह देखते हैं, आज देश आज़ाद होकर के 74 साल हो गया। 74 साल की आज़ादी में क्या हमें और आपको इस संविधान के आधार पर जो अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 42 जो लगा हुआ है, क्या हमें उससे लाभान्वित किया गया है? क्या हमें उसका लाभ मिल रहा है संविधान का? क्या हमें आरक्षण तो लागू है 27 और 22.5 49.5 ये तो लगा हुआ है, क्या हमें इतने में आरक्षण मिलता है? क्या देश की लोकतंत्र में, लोकतंत्र के चारों स्तंभों, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, क्या चारों स्तंभों में हमारे और आपके संख्या के अनुपात में हमारी आपकी भागीदारी है क्या? दोस्त मेरे मित्रों, पढ़े लिखे लोगों, ज़रा हमें और आपके सोचने समझने की ज़रूरत है, समझ है। यही आप सोचेंगे, जागरूक होंगे, समझेंगे, राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, जन जागृत आपके अंदर पैदा होगी, तभी हम और आपके अंदर समझ आएगी। जब समझ आएगी तो हम आप लोग अच्छे नेता चुनेंगे, अच्छी पार्टी चुनेंगे, आने वाला भविष्य हमारा सुदृढ़ सुखमय होगा, खुशहाल होगा। क्या हम और आप मित्र इसमें हैं? ऐसे संख्या के अनुपात में हमारी आपकी भागीदारी है। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1995, संविधान को अंगीकृत किया गया और यह कहा गया कि देश की शासन सत्ता की कुर्सी जो है संविधान के अधीन होगी। कोई भी पार्टी, कोई भी दल शासन सत्ता पे बैठे लोग कोई भी कानून बनाते हैं तो संविधान के अधीन कानून होना चाहिए, और कानून के अधीन संविधान नहीं होता है। यदि अगर संविधान के अधीन कानून बनाकर देश की शासन सत्ता की बागडोर चलाने वाले नेता, सियासी दल के मुखिया ऐसे होते, तो क्या हमें और आपको लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी नहीं मिलती? क्या आज जिस ढंग से असमानता 74 साल के आज़ाद के भारत, 74 साल आज़ाद भारत में आज भी हमें आपको असमानता दिखाई दे रही, असमानता खाइयाँ आज भी नहीं पटी है, समानता कहीं पर नहीं मेरे मित्रों। जिस चीज़ के लिए संविधान बनाया गया, जिस चीज़ के लिए हमें आरक्षण मिला है, जाति जनगणना का प्रावधान दिया गया है, क्या हमें और आपको मिला है? बिल्कुल नहीं मिला मेरे मित्रों। आज आधुनिक युग है, फ़ोन, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, यूट्यूब, ट्विटर, तमाम आपके पास व्यवस्थाएं हैं। तकनीकी का ज़माना, तकनीकी का युग है। आप देखिए आप कहाँ पर हो, आप कहीं नहीं मेरे मित्रों। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनाने का वक्त आया है, वोट देने का वक्त आया। आप ज़रा देखिए, उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की आबादी है, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि हमारे सियासी दल के नेता लोग कहते हैं, बड़े पार्टी के नेता लोग, राजनीतिक लोग कहते हैं कि भारत का हृदय उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी संख्या है, और उत्तर प्रदेश में आप देखिए 18 मंडल, 18 हाई कोर्ट, 75 जिला। क्या इन जगहों पे जो इसके निदेशक, जो संचालक हैं, जो इसके मेन मुखिया हैं, या इन विभागों में क्या हमें और आपको कहीं हक अधिकार दिया गया है? हम आप कहीं हैं इसमें? हमारा और आपका कहीं इसमें भागीदारी है संख्या के अनुपात में? मेरे मित्रों, कहीं पर भी नहीं है। आप देख लीजिएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं, जिसमें एक जज ओबीसी है, बाकी 33 ऊंची जात के हैं, सामान्य जात के हैं। सोच लीजिए, भारत देश में 1 जनवरी सन 1971 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। जो सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के हर कानून को बनाए गए, अगर जनहित में ना हो, किसी समाज के समुदाय के खिलाफ हो, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट को निरस्त करने का आदेश है। इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। उस सुप्रीम कोर्ट में
जो जज लोग हैं कौन से जात के हैं, कौन से धर्म के हैं, जरा ये सोचिए। इसके बाद मेरे मित्रों एक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका बताइए, कार्यपालिका में जितने 75 ज़िले में जितने एसपी हैं, जितने डीएम हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। आरक्षण तो लगा है, हम और आप लोग भी दलित पिछड़े भी कहीं पर हैं। दलित पिछड़े आदिवासी मंडा तबके के लोग कहीं पर हैं, इसमें दिखाई देते हैं? कहीं नहीं मेरे मित्रों। क्यों नहीं हैं? क्या ये लोग साक्षर नहीं? ये लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, योग्य हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरे मित्रों आगे बड़ी कुर्सियों पर तो जैसे पहले द्रोणाचार्य जंगल में होते थे, अभी तो यहाँ बड़े बड़े कुर्सियों पर द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। होने नहीं देते हमारे और आपके लोगों को। इसका तमाम अनेकों प्रमाण है मेरे मित्रों, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे अभी इस देश में जितनी यूनिवर्सिटी है, BHU, JNU, जामिया, हैदराबाद, पूना, मुंबई, जितनी भी यूनिवर्सिटी इस भारत देश में है, इसका एक रिसर्च है मेरे मित्रों। जो प्रोफेसर हैं उनकी बताई मैं बात बता रहा हूँ। लक्ष्मण यादव की मैं बात कर रहा हूँ, जो इसमें दिल्ली में जो है प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। क्या 98% जो है वो भी 6 सीटें खाली हैं प्रोफेसर में। 95% सीटें खाली हैं SC की, 93.5 खाली है ST की। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी रिक्त कोई पूर्ति क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि आरक्षण है, आरक्षण के डर से नहीं लोग कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दल के लोग जो है आरक्षण के खिलाफ हैं। आज नहीं, सदियों से खिलाफ थे लोग। ये लोग आरक्षण के खिलाफ है, जातीय जनगणना के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, देश के संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ हैं। हर जगह वित्त मंत्रालय में आज 1.5 लाख से ज़्यादा की नौकरियां खाली, 1.5 लाख से ज़्यादा से मतलब उसमें स्थान रोजगार खाली है। लेकिन फिर भी नहीं क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आरक्षण को हटाना है इनको। आरक्षण से इनको भर्ती नहीं करना है, आरक्षण से इनको वैकेंसी नहीं निकालना है, इनको देश को बेचना है। अगर देश को बेचेंगे, अनुसंधान संसाधन ये सब शैक्षणिक संस्थान को बेच देंगे तो इन प्राइवेट निजी सेक्टरों में, इनका यह मानना है, प्राइवेट निजी सेक्टरों में आरक्षण नहीं होता है, अघोषित है। तो इसमें धांधली होगी, इनके लोग ही जो है इसमें अच्छे स्तर पे जाएंगे, हमारे लोग नहीं जाएंगे। इसके लिए ये देश को निजीकरण के रास्ते पे ला रहे हैं, जबकि इनको नहीं पता है और लोगों को नहीं पता है। मैं मंडल कमीशन की बुक को मैं पढ़ता हूँ, मैं संविधान को पढ़ता हूँ। ये देखिए, इसमें सब लिखा हुआ मेरे मित्रों, इस संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। मंडल कमीशन की बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। मंडल कमीशन में लिखा हुआ है, इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण है, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण है। यदि अगर किसी भी स्टेट में कोई उद्योग धंधा कल कारखाने निर्माण होता है, लगाया जाता है, यदि अगर स्टेट का वित्तीय सहायता 1 रुपये भी होता है, उचित रेट से कम रेट में उसे लीज पे ज़मीनें दी जाती है, जल दी जाती है, विद्युत दी, सड़कें बनाई जाती हैं। यदि अगर स्टेट का 1 भी रुपये वित्तीय सहायता होता है तो वह उसका मुनाफा प्राइवेट कैपिटल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। यह मंडल कमीशन की सिफारिश, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है। वह निजीकरण नहीं होता है, वह राष्ट्रीयकरण होता है। इसमें भी जो है आरक्षण है। यदि अगर ऐसा निजीकरण के जो कर रहे हैं निजीकरण, कि निजीकरण में आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो असमानता है वो असमानता बनी रहेगी। हमको समानता से देश को नहीं चलाना है, समानता नहीं लाना। समानता लाएंगे तो हमारे लोग कहाँ, जो उच्च जाति के लोग, ये सामान्य के लोग सोच रहे हैं ऐसा, तो इसमें भी निजीकरण, इसमें भी जो है कि आरक्षण का प्रावधान है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है, मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब प्रधानमंत्री थे भारत देश के सन 1990 में, 7 अगस्त 1990 को इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को घोषणा की थी।
और 13 अगस्त सन 1990 को दिल्ली के लाल किले से इन्होंने भाषण दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जी कि हम इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न्याय वर्ष में हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों को देश की शासन सत्ता की ढांचा को चलाने और संवारने और फैसला लेने में इनका बराबरी का हक देते हैं और मजबूती के साथ देते हैं। यह विश्वनाथ प्रताप सिंह जब भारत में 1990 में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में थे तब वो ऐसा घोषणा किए थे, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नेतृत्व में सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, ये लोग इनका जमकर विरोध किए। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह 3 घोषणाएं की थी, 3 कानून किए थे, 3 प्रावधान लाए थे देश के अंदर। पहली बात, उन्होंने राम रथ की जो यात्रा थी उस पर विरोध किए थे। दूसरा, मंडल कमीशन के रिपोर्ट की आयोग को इसको लागू किए थे। तीसरा, 31 अप्रैल सन 1990 को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजे थे। वो भारत रत्न से उनको मरणोपरांत सम्मानित किए थे 31 अप्रैल 1990 को। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल की बात है मेरे मित्रों। इससे जो है भाजपा जो है नाराज हो गई थी। भाजपा इससे और यूनिवर्सिटी के लोग इनके उकसाने पर, यूनिवर्सिटी के छात्र लोग यूनिवर्सिटी में आगजनी होने लगी, हिंसा की आग भड़क गई, पूरे देश में हिंसा भड़क गई और लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी ने इनकी सरकार गिरा दी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। तो मेरे मित्रों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण के खिलाफ है, जाति जनगणना को यही लोग रोक रहे हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं और संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान के भी खिलाफ हैं, देश में समानता के खिलाफ हैं। तो मेरे मित्रों, ऐसे पार्टी को, ऐसे सियासी दल को अपना बहुमूल्य मत, अपना वोट कभी मत देना। ये लोग मेरे मित्रों हमें और आपको हिंदू बताते हैं, वोट ले, हम आप केवल हिंदू दिखते हैं, 2 जगह हिंदू दिखते हैं, वोट मत के लिए और दान के लिए। मतदान और दान 2 जगह हिंदुओं की भागीदारी दिखती है, हम लोगों की दलित पिछड़ों की संख्या दिखती है और लोकतंत्र में कहीं संख्या नहीं दिखती है। इस देश के संस्थानों में, संवैधानिक प्रतिष्ठानों में हमारी आपकी संख्या कहीं नहीं दिखती है, लेकिन मतदान में और दान में हमारी आपकी बराबर संख्या दिखती है। ऐसा क्यों? हमको तब हिंदू बनाया जाता है जब हम लोगों के बल से, हम लोगों के दम से, हम लोगों के साथ समर्थन मतदान से इनकी शासन सत्ता की कुर्सी पे लोग बैठते हैं, तब हमें हिंदू में, तब इनके ज़मीर में मनुस्मृति आती है, इनके ज़मीर में शूद्र का स्वभाव आता है, हमें बराबर हक अधिकार नहीं मिलता है, संविधान के अधीन कानून नहीं बनाया जाता है, संविधान के प्रावधान को और संविधान को फॉलो नहीं किया जाता है। जब इनको वोट लेना होता है मित्रों, तब हमारा और आपका सम्मान नज़र आता है। लोग भाषण देते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं। एक बड़ा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री किसी चीज़ के लिए घोषणा करेगा, बाद में गृह मंत्री आएंगे, बोलेंगे तो जुमला था। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी है। छोटे नेता छोटे झूठ बोलते हैं, बड़े नेता बड़े झूठ बोलते हैं, जो उससे बड़े होते हैं बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। मोदी बहुत बड़े नेता थे देश के, जो है कि प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, उनका भी झूठ निकल गया। अभी छोटे नेता जो कहते हैं 1 लाख रुपए हर दलितों को शादी में देंगे, विधानसभा में ऐसे भाषण कर रहे हैं, और दलितों का रसोई राशन से भर देंगे। ये सब बातें हो रही हैं। तो मेरे मित्रों, हमको और आपको बरगलाने में नहीं आना है, हमें और आपको संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, देश में जाति जनगणना को लाना है। यदि अगर जाति जनगणना होती है तो हम आप लोग अपने अनुपात को लोकतंत्र के संवैधानिक प्रतिष्ठानों में हम अपना हक अधिकार समझ पाएँ, कितना है कितना नहीं है। यदि अगर हम आप कम है तो क्यों कम है,
आज 74 साल के आज़ाद भारत में यदि अगर हम आप जहाँ तब थे वहीं आज भी हैं, इसका मेन मुख्य रीज़न क्या होता है? इसके कई उदाहरण मेरे मित्रों। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अभी एक बार ये मसला निकला था कि बोलते हैं कि नॉट फॉर सुटेबल। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, प्रगतिशील लोग बैठे हैं। वाइबा का 30 नंबर का होता, उसमें 1 नंबर देते हैं, दलित पिछड़ों को 1 नंबर देंगे, वो 2 नंबर देंगे वाइबा के, जो कि होता 30 नंबर का। अभी जल्द ही एक गौरव बौद्ध का मामला मीडिया पे आया था, उन्होंने JNU में उसको रिजेक्ट कर दिए। 3 सब्जेक्ट से PhD करने वाला व्यक्ति था, उसको JNU से रिजेक्ट कर दिए। लेकिन वो व्यक्ति देखिए, वो व्यक्ति जर्मनी में जाके बर्लिन यूनिवर्सिटी में उसको दाखिले का लेटर उसको मिला, वहाँ नाम किया, विदेशों में नाम किया। हमारे लोग दलित पिछड़े, हमारे दलित छोटे भाई, पिछड़े वर्ग के लोग इतने मेधावी हैं, इतने प्रबुद्ध हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने शिक्षित, इतने मेहनती, संघर्षशील हैं, अभी देश विदेश में नाम कर रहे हैं। ये लोग खींच रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। हमारे लोग संघर्ष इतना कर रहे हैं, विदेश में जाके जर्मनी बर्लिन यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन को, दाखिला को उनको लेटर मिला है, लेकिन उनके पास आर्थिक समस्या है। इसके लिए बाबा साहब के ऐप के द्वारा उनकी मदद की जा रही है। तो मेरे मित्रों, हम और आपसे इतना कहेंगे, आज पट्टी विधानसभा में जिस ढंग से अमानवीयता का व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, उस ढंग से हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है और पट्टी विधानसभा से राम सिंह पटेल को विधानसभा भेजना है और माननीय अखिलेश यादव जी को शासन सत्ता की कुर्सी पर बैठाना है। तब हमें और आपको समानता का अधिकार मिलेगा, हक अधिकार मिलेगा। और मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे और आपको समझने जानने की बात है, यह उत्तर प्रदेश का केवल चुनाव नहीं मेरे मित्रों, ये पूरे देश का चुनाव है। यह उत्तर प्रदेश का ही चुनाव नहीं, यह देश का चुनाव, देश के राजनीति की दशा और दिशा बदलने का चुनाव है। यह हम और आप जानते हैं कि देश में अब तक कुल 14 प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिसमें 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की मिट्टी से बने हुए हैं। हमारा उत्तर प्रदेश कोई सरल नहीं है, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है हमारा, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत शिक्षा संस्थान, बहुत कुछ है इसमें। तो इसके लिए मेरे मित्रों, यह आगाह किया जा रहा है, यह राजनीतिक लोगों को कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होगा वही आगे चल के 2024 में प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों। अब आप सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए, यहाँ तक कि अन्य राज्यों से छोटी बड़ी पार्टी, प्रांतीय पार्टियों का सबका माननीय अखिलेश यादव जी का समर्थन है कि आप उत्तर प्रदेश से योगी को हटाइए, मैं देश से मोदी को हटा दूंगा। शासन सत्ता की कुर्सी से, यहाँ से उत्तर प्रदेश से यदि अगर योगी आदित्यनाथ को हटा दिए जाते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते हैं, तो आने वाले 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री चेहरे दावेदार होंगे। मेरे मित्रों, तमाम बहुत सी सारी बातें हैं, इस YouTube के माध्यम से हम आप सब लोग को जन जागृत करना चाहता हूँ। आप लोग समाज और राजनीतिक चेतना के आधार पर कुछ कहकर आप लोगों को बीच में पेश प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे मेरे मित्रों, आरक्षण की बात आती है, यदि अगर आरक्षण नहीं होता, वोट अधिकार नहीं होता, मत का अधिकार नहीं होता, आज देश के रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं होते। यदि अगर वोट का अधिकार नहीं होता, शिक्षा संपत्ति शस्त्र का अधिकार नहीं होता, संविधान नहीं होता, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी भूतपूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री नहीं होते। और मेरे मित्रों, संविधान की ताकत, वोट की ताकत, आरक्षण की ताकत आप ये समझ लीजिए। जब सन 1995 इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री एक अनुसूचित जात से बहन मायावती जब बनी थी, भारत सरकार की सत्ता, भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे उस वक्त, उन्होंने लोकतंत्र संविधान की क्या परिभाषित किए थे। वो कहे थे
कि लोकतंत्र और संविधान का यह करिश्मा है। सोचिए, लोकतंत्र संविधान का यह करिश्मा है। मायावती जी ने जो पहली बार इस पूरे देश में कोई दलित महिला पहली बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी, ये हमारे और आपके दलित और पिछड़ों के मत का ताकत है, वोट का अधिकार है, संविधान का अधिकार है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, इसका यह अधिकार है। हमारे और आपके लोग संवैधानिक प्रतिष्ठानों में अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुंच रहे हैं, इतना दबाने के बाद, इतना काटने के बाद भी। तो मेरे मित्रों, हमें और आपको समझने की यह बात है। आपसे मैं अपील करता हूँ, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ मेरे मित्रों, पट्टी विधानसभा से, पट्टी विधानसभा में घटी तमाम घटनाओं विभिन्न जगहों पर आप देख लीजिए, किस जात के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं। गोविंदपुर की घटना से ज़रा आप देख लीजिए, उत्तरास की घटना को देख लीजिए। पट्टी के बगल में शर्मा गांव है, वहाँ विश्वकर्मा जात के लोग थे और उनको उत्पीड़न करने वाले कौन से जात के लोग थे, उन पे क्या कार्यवाही हुई। जिन लोगों को, जिन वर्ग के लोगों को अभियुक्त बनाया गया, अभियुक्त पाए गए, दोषी पाए गए, उनके साथ कानूनी प्रक्रिया क्या हुई। मेरे मित्रों, यहाँ देख लीजिए, आपके पट्टी विधानसभा में 3 थाना है, 3 थानों में थाना अध्यक्ष कौन है। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, रिसर्च में निकल कर आया, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा एसपी का ट्रांसफ़र, सबसे ज़्यादा एसपी का अदला बदली प्रतापगढ़ ज़िले के हुआ है। प्रतापगढ़ का डीएम कौन है, 75 ज़िले में डीएम कौन है। आप जहाँ से संचालन होता है, जहाँ से मतलब निदेशक होते हैं, जहाँ से चलाने की शासन सत्ता की बागडोर उनके हाथों में होती है, वह जगह हमें और आपको नहीं दी। हमें आपको अन्न दिया जाता, अनाज दिया जाता है, बरगलाया जाता है वोट लेने के लिए। मेरे मित्रों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो लगा के जवाहरलाल रोजगार योजना चलाई जाती है, हमें आपको ऐसा किया जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, हमें और आपको समझने की बात है, पट्टी विधानसभा से किसी तरह हर हाल में राम सिंह पटेल को जिताना है। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके माननीय अखिलेश यादव जी की 10 मार्च उनको मुख्यमंत्री बनाना है मेरे मित्रों। और हमारा एक नारा है, वोट से बनेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से बनेंगे एसपी डीएम, इस देश हक अधिकार अपना छीन के लेंगे, अखिलेश बनेंगे देश के पीएम। मेरे मित्रों, जब हमारे अखिलेश देश के पीएम बने, हमें अपना सारा हक अधिकार सब कुछ मिलेगा। भाजपा को हटाना है, माधुरी यादव के सुहाग को बचाना है। इन्हीं वचनों के साथ मेरे मित्रों, अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान, अखिलेश यादव जिंदाबाद।